हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप अगर इसके पहले के क्वेश्चंस को नहीं लगाए हैं तो इसके जस्ट पिछले का जो टेस्ट है सीडीपी का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये जनरल बातें बताई गई हैं कि बच्चों में जो है ज्ञान के निर्माण करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में है तालमेल बैठाने की, दूसरा है संप्रेषक और व्याख्याता की, तीसरा है सुगमकर्ता की और चौथा है निर्देशक की। ठीक है, तो देखिए आप लोग जब बीएड या डीएलएड कर रहे थे उस समय आप पढ़े होंगे टीचर एज ए फैसिलिटेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी शिक्षक जो होता है वो सुगमकर्ता का काम करते हैं। ठीक है, यानी बच्चे जो सीखते हैं उसको वो जिस तरह से आसान बना सकते हैं चीज़ों को, वो शिक्षक काम करते हैं। ठीक है, उसको सुगम बनाते हैं। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपना आंसर मैच करके लास्ट में बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इनमें कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि नहीं पे आप लोग फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं को छोड़ देते हैं और उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं होती है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में कहता है कि उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, दूसरा है उच्च आत्म क्षमता, तीसरा है निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं और चौथा है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो फ्रेंड्स आप खुद बताइए, अगर बच्चे प्रतिभाशाली हैं तो क्या ये वाला बात हो सकता है क्या, निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं? नहीं। तो ऑब्वियस हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 नंबर। ठीक है, बाकी 1 2 3 जो है तीनों विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे में पाया जाता है। करेक्ट है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं इसका आंसर, फिर हमारे द्वारा जो आंसर और एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे कोलबर्ग के सिद्धांत का जो पूर्व परंपरागत स्तर है, तो इसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में किस तरह प्रवृत्त होगा। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत स्तर जो कोलबर्ग का, अगर ये आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट में कहता है अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, तीसरा है कि व्यक्तिगत मूल्य और चौथा है पारिवारिक अपेक्षाएं। ठीक है, तो फ्रेंड कोलबर्ग का जो पूर्व परंपरागत स्तर है, ठीक है, तो ये आज्ञा एवं दंड पालन के बारे में कहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ डायरेक्टली ये चीज दिख रहा है फर्स्ट वाला, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपना आंसर मैच कीजिएगा और लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि शिक्षार्थियों या फिर अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो क्लासरूम में होते ही हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जनरली स्टूडेंट्स में पाए ही जाते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे शिक्षिका को क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट में कहता है कि विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, दूसरा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, तीसरा है कल निधि यानी कि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, और चौथा है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे शिक्षिका को क्या होना चाहिए या फिर शिक्षक को क्या होना चाहिए। ठीक है, तो विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उन्हें उपलब्ध करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो बच्चे जिस तरह से सीख सकते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वैसी परिस्थिति का निर्माण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से लिखा है नहीं है, तो बाल विकास का सिद्धांत आपको पता है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं होगा वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में कहता है कि सभी विकास जो है एक क्रम का पालन करते हैं, मतलब जितने भी विकास होते हैं वो किसी न किसी क्रम को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तीसरा कहता है कि सभी विकास परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ठीक है,
चलिए, चौथा कहता है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितने भी जब यहाँ पे आप फर्स्ट वाला पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कहता है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल सही, कोई न जितने भी विकास जितने भी तरह के विकास होते हैं वो एक क्रम का अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर एक समान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि ये विकास जो है सभी एक क्रम को फॉलो करते हैं, इसलिए सभी विकास जो है अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आपका भी 4 आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में कहता है कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, दूसरा कहता है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, और तीसरा है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। चौथा है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट का बात करें आकलन सत्र की समाप्ति पर, देखिए फ्रेंड्स सत्र की समाप्ति पर ही यहाँ पे केवल बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग होगा, क्योंकि एंड में नहीं करना चाहिए। ये क्या है कि जब आप बच्चे को शिक्षा दे रहे हो उस दरमियान आप करेंगे तो बच्चे के अंदर ज़्यादा जिज्ञासा होगी, उनके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी हो पाएगी। ठीक है, सेकंड का बात करें आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया, बिल्कुल सही, उसी के अंतर्गत ही जो है आकलन किया जाना चाहिए जब आप बच्चे को आप शिक्षा दे रहे होते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे सेकंड होता है। अगर थर्ड का बात करें तो आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार, यहाँ पे देखिए 2 बार फिक्स कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। जो भी फिक्स कर दिया वो गलत हो जाता है। ठीक है, चौथा है आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। अब आप एक बात बताइए कि अगर बाह्य एजेंसी करेंगे तो बच्चे को तो वो जान नहीं रहे होते हैं कि बच्चे के अंदर किस तरह क्या एबिलिटी है नहीं है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो शिक्षक जो आकलन कर सकते हैं वो बाह्य एजेंसी उस तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, तो सेकेंड नंबर। आई होप कि आपका भी सेकेंड नंबर आया होगा। चलिए फ्रेंड्स अभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से क्या संबंधित होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ चिंतन के बारे में दिया है, तो अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संवैगिक चिंतन और अहमवादी चिंतन। ठीक है, इंग्लिश में दे सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग या फिर इगोइस्ट थिंकिंग। ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्या कह सकते हैं हम लोग, नैरो थिंकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या हो कि आप जो है ज़्यादा उसको सोच पा रहे हैं, एक सेंटर से निकल रहा है सोच आपका, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर। देखिए 18 में क्या कहता है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चों के बारे में जो है वाइगोस्की किस स्टेटमेंट से सहमत होंगे ये आपको बताना है। तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर फर्स्ट का बात करें, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा कहता है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तीसरा है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। चौथा है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट का बात करें तो कहता है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से के माध्यम से सीखते हैं। तो आप अगर वाइगोस्की के बारे में पढ़ें तो ये सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में ही बताते हैं, और सामाजिक अंतःक्रिया से ही जो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अगर सेकेंड का बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं, ये तो डायरेक्टली गलत बात हो जाता है। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए क्या कहता है नेगेटिव बात, कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। तो पशुओं पर प्रयोग के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा था। ठीक है, चौथा है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, तो आप शुरू से ही ये गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि बच्चे
जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। या फिर दूसरा, चिंतन चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों त्यों वे बड़े होते हैं। ठीक है, ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तीसरा है रीते बर्तन। ठीक है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा जो है दिया गया ज्ञान भरा जा सकता है। रीते बर्तन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, खाली बर्तन। ठीक है। चौथा हो गया निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इस राइट आंसर का बात करें तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, यानी कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें क्या कहता है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, मतलब उन्हीं के तरह। जहाँ पे ही वर्ड मिल जाए ऐसे भी देख के उसे आप हटा देंगे। यहाँ पे जस्ट एकदम इक्वल उसे के बताया जा रहा है, तो ये चीज रॉन्ग है। ठीक है, रीते बर्तन खाली बर्तन के समान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अपने माँ के गर्भ से वो कुछ ना कुछ वो जरूर सीख के आता है। चौथा है निष्क्रिय जीव होते हैं। निष्क्रिय जीव तो यहाँ शुरू में ही गलत बता रहा था, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ठीक है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो त्रुटियों के बारे में सही है। तो फर्स्ट कहता है असावधानी कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। सेकंड है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तीसरा है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। चौथा है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और दंड और उन पर अधिक ध्यान न दे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आपको और भी टाइम चाहिए कि आप अच्छे से और देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, फिर हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला कहता है असावधानी, तो इसके वजह से त्रुटियां नहीं करते हैं या करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है कि ध्यान न दे, तो ये सब भी बातें नहीं होंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। ठीक है, इसके लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जितने भी छात्र होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासरूम में होते हैं, तो सभी बच्चे अपने आप को सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो पहला कहता है कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। दूसरा कहता है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो फर्स्ट सेकंड में देखिए, अगर बात करें यहाँ पे दंड देने की बात हो रही है तो ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तिरस्कार करने की बात हो रही है तो ऐसे ही हट जाएगा। तीसरा का अगर बात करें तो उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ठीक है, तो यहाँ क्या था, अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो, तो क्या सभी ऐसे हो सकते हैं क्या, नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। यानी कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा, तो 4 नंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।